बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो कैफ़ टू के स्टूडेंट्स के लिए है और ऑब्जेक्टिव ये है कि आपको ये बताया जा सके कि चेंजेस क्या आई हैं फ्रॉम प्रीवियस अटैम्प्ट, यानी कि सितंबर 2024 की अटैम्प्ट के बाद कैफ़ टू के सब्जेक्ट में क्या चेंजेस हैं। इस वीडियो को स्टार्ट में ही मैं ये क्लैरिफाई कर देता हूँ कि ये उन स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल होगा वीडियो कि जिन्होंने पहले ये सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है, नंबर वन। नंबर सेकंड ये है कि जितनी भी रेट्स की चेंजेस हैं, रेट्स कौन कौन से मैं बात कर रहा हूँ, मैं तीन रेट्स की बात कर रहा हूँ। एक जो टैक्स के रेट्स हैं, इंडिविजुअल, सैलरीड, नॉन सैलरीड, एसोसिएशन। ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि ये रेट्स आपको एग्जाम में गिवन होते हैं। इसी तरह कैपिटल गेंस में जो टैक्स के रेट्स हैं इमूवेबल्स के लिए और सिक्योरिटीज़ के लिए, उसके ऊपर भी हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। वो टैक्स रेट्स में चेंजेस हैं, लेकिन अगर आप टेबल रीड कर सकते हैं तो बस फिर कोई इशू नहीं है। और थर्ड थिंग, जो डेप्रिसिएशन के रेट्स हैं, अगेन ये भी चूँकि ये सारे ही रेट्स चूँकि एग्जाम में गिवन होते हैं आपके क्वेश्चन पेपर के लास्ट पेज पे, तो हम इन रेट्स के ऊपर ज़्यादा कोई डिस्कशन नहीं करेंगे। बस आपको इतना याद रखना है कि जिस वक्त हम सैलरीड पर्सन या इंडिविजुअल की जब हम कैलकुलेशन कर रहे होते हैं, टैक्सेशन ऑफ इंडिविजुअल के ऊपर जब बात हो रही होती है, तो उस वक्त हमने एक 10% का सरचार्ज जो है वो एक नई चीज़ आई है कि आप जो टैक्स कैलकुलेट करेंगे उसके ऊपर 10% मज़ीद आपने कैलकुलेट करना है सरचार्ज, अगर आपकी जो इनकम है वो ज़्यादा हो जाती है एक स्पेसिफिक थ्रेशोल्ड से। सो वो जो थ्रेशोल्ड है वो टैक्स लॉ ने कितना बताया है, वो टैक्स लॉ ने बताया है 10 मिलियन। सो आपका जो टैक्सेबल इनकम है अगर वो 10 मिलियन से ज़्यादा है, तो फिर आपने जितना टैक्स इन टैक्स स्लैब्स के ज़रिए कैलकुलेट किया हुआ होता है, उसी अमाउंट का 10% लेकर मज़ीद ऐड करते हैं और फिर टैक्स की कैलकुलेशन, टैक्स इम्पोज की जो कैलकुलेशन है तब फाइनल होती है। अच्छा जी, अब हम ज़रा देख लेते हैं सबसे पहले कि किन चैप्टर्स में चेंजेस हैं और किन में नहीं है। तो यहाँ पे मैं शेड कर रहा हूँ कुछ चैप्टर्स को, तो जिन चैप्टर्स को शेड कर दिया हमने, इनके अंदर कोई चेंज नहीं है। ठीक है, तो आप बड़े बेफिक्र हो सकते हैं इन केसेस में कि यहाँ पे कोई चेंज नहीं है, अदर देन वो जो मैंने रेट्स की बात की है। ठीक है जी, टैक्स रेट्स की या डेप्रिसिएशन रेट्स की। तो इन चैप्टर्स के अंदर कोई किसी भी किस्म का कोई चेंज नहीं है। सो वन बाय वन हम चैप्टर्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे, चैप्टर वाइज डिस्कशन करेंगे ताकि सीक्वेंस में रहे बात। तो सबसे पहले बिजनेस इनकम के ऊपर बात करते हैं। बिजनेस से इनकम में क्या चेंज है जी? बिजनेस इनकम में जहाँ पे हमने डिडक्शंस नॉट अलाउड पढ़ा है सो डिडक्शंस नॉट अलाउड, यहाँ पे सेक्शन 21 में तो कोई चेंज नहीं है, लेकिन अलबत्ता आप आई कैप ने दो पॉइंट्स एंड पे ऐड किए हैं, और वो दो पॉइंट्स क्या हैं जी? के अदर इनएडमिसिबल डिडक्शंस करके, और इसमें इन्होंने लिखा, दो पॉइंट्स ऐड किए। पहला पॉइंट ये है कि एनी विद होल्डिंग टैक्स टू बी बोर्न बाय टैक्स पेयर इट सेल्फ इज़ ऑल्सो नॉट अलाउड एज एक्सपेंस एक्सेप्ट इन केस ऑफ सैलरी। ना ये सिचुएशन थोड़ी सी समझनी पड़ेगी कि ये क्या बात हो रही है। हो ये रहा है कि आपने एक परचेज़ की, वो थी 100 की, और आपने इस पे लेट से 10% टैक्स विद होल्ड करना था, और 90 की पेमेंट आपने करनी थी लेट से ए को। लेकिन आपसे हुआ ये कि आपने वो 10% विद होल्ड नहीं किया, बल्कि पूरे का पूरा 100 पे कर दिया ए को, तो इसका मतलब आपने टैक्स विद होल्ड नहीं किया। अब अगर टैक्स विद होल्ड नहीं किया, तो लेट से दिस इज़ टैक्स पेयर, टीपी हम इसको एब्रीविएट कर देते हैं। टैक्स पेयर जब एफबीआर इसको ऑडिट करेगा, तो एफबीआर कहेगा जी आपने एक पेमेंट किया और उसके ऊपर टैक्स विद होल्ड नहीं किया। तो आप के ऊपर दो कॉन्सिक्वेंसेज आते हैं। एक तो कॉन्सिक्वेंस ये आता है कि आपका ये जो पेमेंट है 100 का, ये डिसअलाउ हो जाएगा क्योंकि विद होल्ड नहीं किया आपने टैक्स। और दूसरा कॉन्सिक्वेंस ये आता है कि इसके ऊपर जो टैक्स बनता था 10 रुपये, वो आप ज़रा शराफत से एफबीआर को अदा कर दें ना। अब यहाँ पे स्पेसिफिकली इस 10 रुपये के ऊपर बात हो रही है कि अगर कोई विद होल्डिंग टैक्स टैक्स पेयर ने खुद बर्दाश्त किया है, तो वो एक्सपेंस के तौर पे अलाउड नहीं होगा। यानी अब टैक्स पेयर को 100 परचेज़ का और 10 रुपये, यानी 110 रुपये डिडक्शन अलाउड नहीं होगा, ये 100 ही बस डिडक्शन अलाउड रहेगा, ये एक्सपेंस के तौर पे अलाउड नहीं होगा। ठीक है जी। सो पहला पॉइंट तो ये क्लैरिफाई हो गया। दूसरा, इन्होंने कहा कि एक्सेप्ट इन केस ऑफ सैलरी, ये सिचुएशन डिस्कस हो रही है जहाँ पे टैक्स ऑन सैलरीज बोर्न बाय एम्प्लॉयर की बात होती है। यानी एक बंदे को आपने कहा जी कि हम आपको 1 लाख रुपया तनख्वाह देंगे, लेकिन जो इस पे टैक्स बनेगा वो दैट विल बी बोर्न बाय द एम्प्लॉयर। तो एम्प्लॉयर, इसका मतलब ये है कि अब इससे जो सैलरी एग्री की है उसने, वो पूरी की पूरी दे देगा अपने एम्प्लॉय को, इससे कोई टैक्स नहीं काटेगा, क्योंकि टैक्स ऑन जो टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट डिसाइड की वो ये की कि जनाब टैक्स ऑन सैलरी विल बी बोर्न बाय द एम्प्लॉयर। तो अब इसका फ़र्ज़ कर लेते हैं कि इसके ऊपर जो टैक्स बनता है वो, लेट्स से फॉर एग्जांपल इट इज़ 3000।
ये मैं सिर्फ एक एग्जांपल के तौर पे फिगर ले रहा हूँ। तो इसका मतलब ये है कि अब एम्प्लॉयर अपनी जेब से 3,000 एफबीआर को अदा करेगा। टैक्स ऑन सैलरी बॉर्न बाय एम्प्लॉयर वो एक अलग चैप्टर टॉपिक है सैलरी के चैप्टर में, तो वो अभी हम उसकी कैलकुलेशन में नहीं जा रहे। हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि जो एम्प्लॉयर 3,000 रुपये अपनी जेब से अदा करेगा, तो अब एम्प्लॉयर को ये 3,000 जो कि विद होल्डिंग टैक्स होना था एक्चुअली, लेकिन चूंकि टैक्स ऑन सैलरी बॉर्न बाय एम्प्लॉयर की वजह से उसने खुद अपनी जेब से अदा किया, तो ये 3,000 इज़ अलाउड एज एक्सपेंस। ठीक है, सो इसलिए एक्सेप्ट इन केस ऑफ सैलरी यहाँ पे बताया हुआ है। सेकेंड पॉइंट इज़ एनी डिडक्शन फॉर विच टैक्स पेयर फेज टू प्रोवाइड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। ये तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सी बात है कि अगर आपने कोई एक्सपेंस जो है वो बुक किया अपने पास, लेकिन उसका कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो एफबीआर ने आपसे मांगा वो आप प्रोवाइड ना कर सके, तो फिर आपको वो एक्सपेंस जो है वो डिसअलाउ हो जाएगा। सो बिजनेस के हेड ऑफ इनकम में एक ये चेंज है, और दूसरा जो चेंज है दैट इज़ इन डेप्रिसिएशन रेट्स के जो टेबल है। सो डेप्रिसिएशन की जो कैलकुलेशन है वो थर्ड स्केड्यूल में कुछ रेट्स दिए हुए हैं। ये एक टेबल है जो दिया हुआ होता है, ये टेबल आपको एग्जाम में भी गिवन होता है। सो यहाँ पे ये जो पॉइंट नंबर 4 है, इसमें यहाँ पे करके एक आइटम पहले होता था जिसको बिलो बिलो ग्राउंड इंस्टॉलेशंस करके, और यहाँ पे 100% उसके ऊपर डेप्रिसिएशन का रेट था ना, उसको अब यहाँ से डिलीट कर दिया ना। ये बिलो ग्राउंड इंस्टॉलेशंस के ऊपर 100% डेप्रिसिएशन अलाउड थी, और अब यहाँ से ख़त्म हो गई हुई है। वो वैसे भी रेलिवेंट वो जितना बड़ा बिजनेस होता है जिसके केस में ये वो कंपनी का ही बिजनेस बनता है, तो कंपनी की टैक्सेशन चूँकि कैफ के सिलेबस में भी नहीं है, तो इसलिए इसमें कोई परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं। डेप्रिसिएशन के रेट में जो चेंज है उससे आपके आई मीन एग्ज़ाम की तैयारी के ऊपर कोई फ़र्क नहीं आता है। सो ये दो चेंजेस थी बिज़नेस के हेड ऑफ इनकम में। इसके अलावा कोई और चेंज नहीं है, बाकी सब वैसे का वैसे ही है। नेक्स्ट इज़ कैपिटल गेंस। नाउ कैपिटल गेंस में एक जो नई चीज़ ऐड की गई है आपके सिलेबस में, टैक्स लॉ में पहले से थी लेकिन आपके सिलेबस में ऐड कर दिया गया है, और वो क्या है कि सेक्शन 37 आपके सिलेबस में था लेकिन कंप्लीट नहीं था। सेक्शन 37 का सब सेक्शन 6 to 10 ये आपके सिलेबस में पहले नहीं था, ये अब शामिल कर दिया है कि आपने। और ये है क्या, ये है ये कि जब कोई भी कंपनी क्या करे, सॉरी कंपनी की बात कर रहा हूँ, दो बंदे जिस वक्त आपस में शेयर्स का ट्रांजैक्शन करेंगे, एक बंदा शेयर बेच रहा है सेलर है, और दूसरा जो है वो बायर है। ठीक है जी। तो सेलर शेयर बेचेगा, और ये शेयर्स जो हैं किसको मिल जाएंगे, बायर को, और बायर जो है वो फिर पेमेंट करेगा सेलर को। ठीक है जी। तो फ़र्ज़ कर लेते हैं कि 3,000 रुपये के शेयर्स हैं, तो इसका मतलब 3,000 रुपये किसको मिलेंगे, सेलर बायर की जेब से निकलेंगे और सेलर की जेब में जाएंगे। ठीक हो गया जी। अब आ, यहाँ पे जो एडिशन है वो क्या है, वो ये है कि जनाब आप ऐसा करो कि एडवांस डिडक्ट कर लो 10% से टैक्स, और वो 10% किस वैल्यू का लेना है, वो आपने फेयर मार्केट वैल्यू का लेना है, और वो पैसे आप किसको दे दें, एफबीआर को दे दें 15 दिन के अंदर अंदर। ठीक है जी। सो ये किसकी ज़िम्मेदारी लगाई जी, बायर की ज़िम्मेदारी लगाई कि आप ये पैसे डिडक्ट करें और एफबीआर को दे दें। ये जो फेयर मार्केट वैल्यू है इसकी कैलकुलेशन सेक्शन 68 के मुताबिक नहीं की जाएगी, और इसकी जो कैलकुलेशन है वो सेक्शन 101 ए के मुताबिक की जाएगी ना। ये जो सेक्शन है चूँकि आपके सिलेबस में नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि हम इसकी डिटेल में भी नहीं जा रहे। बस हमें ये जो फेयर मार्केट वैल्यू होगी ये एग्ज़ाम में तो दी हुई होगी, हमें करना ये होगा कि हमें इसके ऊपर विद होल्डिंग, अगर हम ख़रीदार हैं तो हमने टैक्स विद होल्ड करना होगा। ठीक है जी। और वो टैक्स विद होल्ड करके हम किसको दे देंगे, एफबीआर को दे देंगे। नाउ अगर बायर ये चाहता है कि मैं ये पेमेंट पूरी कर दूं सेलर को और उसे टैक्स ना काटूं, तो इसके लिए एक रास्ता बताया है टैक्स लॉ ने, और वो रास्ता क्या है जी, वो रास्ता ये है कि आप एप्लीकेशन दें टू द कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, और उसको रिक्वेस्ट करें कि जनाब मुझे पेमेंट विदाउट डिडक्शन ऑफ एडवांस टैक्स ये आप अलाउ कर दें, या कोई रिड्यूस रेट के ऊपर टैक्स काट के मैं इसको पे करना चाहता हूँ, तो आप मुझे ये इसकी इजाज़त दे दें। नाउ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स इसके ऊपर अपनी जो भी इंक्वायरी करना चाहता है वो कर सकता है, क्योंकि हो सकता है बायर कहे जी कि वो जो सेलर है उसकी ये इनकम है और सेलर जो है वो एग्जाम फ्रॉम टैक्स है फॉर सो एंड सो रीजंस, कुछ भी जो भी रीज़न है वो रीज़न आपने कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स को बतानी है। कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स उसके ऊपर जो भी इंक्वायरी करेगा, करना चाहेगा वो करेगा, और फिर वो चाहेगा तो अलाउ कर देगा कि आप पे कर दो विदाउट डिडक्टिंग एडवांस टैक्स। ठीक है जी। ये जो सेलर है, ये जिसने शेयर्स बेचे हैं, वो कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स को 30 दिन के अंदर अंदर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा जो भी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स उससे मांगेगा,
और कमिश्नर इन ऑफ इनकम टैक्स में ऑल्सो डिमांड इंफॉर्मेशन थ्रू नोटिस। कमिश्नर जो है वो नोटिस इशू करके भी इंफॉर्मेशन मांग सकता है अगर कोई मज़ीद इंफॉर्मेशन वो चाहे तो। ऊपर वाला जो बॉक्स है उसमें लिखा है प्रेस्क्राइब्ड इन्फॉर्मेशन, और नीचे वाले बॉक्स में लिखा है इंफॉर्मेशन थ्रू नोटिस। सो प्रेस्क्राइब्ड का मतलब होता है कि जो रूल्स, इनकम टैक्स रूल्स के अंदर जो लिख दिया जाएगा वो इन्फॉर्मेशन सेलर ने प्रोवाइड करनी होगी एफबीआर को। सो ये एक विदहोल्डिंग का सेक्शन ऐड हुआ है जी। इसके ऊपर मेरा अंदाज़ा ये है कि आई गैप इसके ऊपर थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही बना सकता है कि एडवांस टैक्स की प्रोविजंस जो हैं वो क्या हैं, क्योंकि इसके ऊपर देखें जो बायर है ये उसी की जिम्मेदारी है ना कि उसने टैक्स विदहोल्ड करना है। तो बायर जब आप शेयर खरीद रहे होते हैं तब तो कोई कैपिटल गेंस का सिचुएशन होता नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि आई कैप ने अगर इनकम को चेक करना होगा तो वो ये वाला सिचुएशन देगा जिसमें आप सेलर हो गए, ठीक है। तो सेलर के ऊपर तो ये जिम्मेदारी नहीं है ना कि वो टैक्स विद होल्ड करे। सेलर तो शेयर दे रहा है और पैसे ले रहा है, राइट। तो आई थिंक कि इसके ऊपर जो है वो थ्रेटिकल क्वेश्चन बनाया जा सकता है। बट एनीवेज यू हैव टू बी वेरी माइंडफुल के आपको ये कॉन्सेप्ट जो है वो समझ आ जाए। अच्छा जी। सो कैपिटल गेन्स में एडवांस टैक्स और इसके बाद जो 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 टैक्स के रेट्स हैं उसको एक नज़र बस देख लेते हैं कि वो उसकी ज़ियारत कर लेते हैं कि जैसे इमूवेबल्स जो हैं इसके कुछ रेट्स हैं। आपको सिर्फ ये टेबल रीड करना आना चाहिए कि हम होल्डिंग पीरियड कैसे डेट ऑफ परचेज से और डेट ऑफ सेल के दरमियान के अरसे को कैलकुलेट करते हैं। और इसी तरह ये जो जिन प्रॉपर्टीज़ का जिक्र है उनमें से जो भी प्रॉपर्टी बिक रही है उसका टैक्स रेट आप रेलिवेंट निकालेंगे। सो इमूवेबल्स के केस में ऐसा होगा। और इसी तरह जो सिक्योरिटीज़ हैं उसके केस में व्हाट यू विल डू इज़ कि आप अगेन इस टेबल, ये टेबल आपको एग्ज़ाम में गिवन होगा, आपको इसे सिर्फ और सिर्फ ये टेबल्स जो हैं वो रीड करने आने चाहिए, इससे ज़्यादा कोई और स्किल रिक्वायर्ड नहीं है। अच्छा जी। सो कैपिटल गेंस के बाद अगली बारी आती है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जो इजाफा है, जो नई चीज़ है, वो ये कि गिफ्ट्स के ऊपर एक तफसीली डिस्कशन ऐड की गई है कि जब आपको गिफ्ट मिलेगा तो उसका क्या ट्रीटमेंट होगा। और उसका आई कैप ने एक काफ़ी तफसीली जो है वो बताया है कि क्या गिफ्ट जो है वो इन काइंड मिल रहा है, यानी कि कमोडिटी की शक्ल में, कमोडिटी और प्रॉपर्टी की शक्ल में, या वो पैसों की शक्ल में मिल रहा है थ्रू बैंकिंग चैनल, या फिर वो आपको कैश की फॉर्म में मिल रहा है। नाउ कैश की फॉर्म में जो भी गिफ्ट मिल रहा है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है और वो टैक्सेबल है। लेकिन अगर प्रॉपर्टी या कमोडिटी की शक्ल में मिल रहा है आपको गिफ्ट, और या फिर पैसे आपको बैंकिंग चैनल के थ्रू मिल रहे हैं और वो रिलेटिव से मिल रहे हैं, तो फिर वो एग्जाम फ्रॉम टैक्स है, ठीक है। सो इसको याद रखने का आसान तरीका ये होगा कि आप ये याद रख लो कि यार गिफ्ट जब मिलता है तो वो कौन सा गिफ्ट एग्जाम्प्ट होता है। सिर्फ दो सिचुएशंस, अगर आपको कोई कमोडिटी इन काइंड गिफ्ट मिले फ्रॉम रिलेटिव, या फिर बैंकिंग चैनल के थ्रू पैसे मिले, तो वो एग्जाम फ्रॉम टैक्स होते हैं। अदरवाइज़ बाकी सारी सिचुएशंस में गिफ्ट जो हैं वो टैक्सेबल हैं और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में होंगे। नाउ इसमें कुछ गिफ्ट्स हैं जैसे कि एम्प्लॉयर की तरफ से होगा तो उसका हेड ऑफ इनकम सैलरी होगा। अगर वो किराएदार की तरफ से होगा तो वो समझा जाएगा कि कंसिड्रेशन है फॉर रिजाइडिंग इन द प्रॉपर्टी, इसलिए प्रॉपर्टी इनकम होगा। अगर वो बिजनेस रिलेशनशिप से मिलेगा तो भी वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज ही माना जाएगा। और अगर वो कंपनी अपने शेयर होल्डर को देगी तो वो डिविडेंड समझा जाएगा। और इसके अलावा तमाम को इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज ही माना जाएगा। सो ये काफ़ी आई थिंक कॉमन सेंस बेस्ड टेबल है, आप इसको पढ़ के अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, आइडिया में कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। अच्छा जी। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के बाद लॉसेस का चैप्टर आ जाता है। लॉसेस के चैप्टर में एक ही इजाफा किया गया है जहाँ पे कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस की बात हो रही है। तो वहाँ पे टैक्स लॉ ने, क्योंकि ये आपको पता ही है कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन एक प्राइवेटाइजेशन की उसकी कैंपेन चल रही है कि उसको सेल कर दिया जाए, और एक लॉस मेकिंग कंपनी है। तो यहाँ पे जो एडिशन है वो ये है कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन, स्पेसिफिकली टैक्स लॉ में एक बिज़नेस का नाम मेंशन किया गया है और कहा गया है कि जी अगर पीआईए का जो बिज़नेस का लॉस होगा वो आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं फॉर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, 10 साल के लिए। इसका मतलब ये है कि जो भी अगर कोई ख़रीदार होगा इस बिज़नेस का, इस एयरलाइन को ख़रीदेगा, तो जो पुराने लॉसेस हैं उसको वो अगले 10 साल तक अपनी इनकम्स के अगेंस्ट एडजस्ट कर सकेगा। अगर वो इनकम मेकिंग उसने इसको बना लिया, प्रॉफिटेबल बना लिया, तो अपनी इनकम्स के अगेंस्ट लॉसेस को एडजस्ट कर सकेगा और टैक्स अवॉइड कर सकेगा। तो एक समझेंगे टैक्स फैसिलिटेशन उसको मिल जाएगी इन 10 साल के कैरी फॉरवर्ड की वजह से।
वरना जो बिजनेसेस हैं उसके केस में तो हमें पता है कि 6 सब्सिक्वेंट टैक्स ईयर्स तक ही कैरी फॉरवर्ड अलाउड है। और होटल्स और रेस्टोरेंट्स के केस में वो जो है वो 8 साल के लिए अलाउड था। कोविड की वजह से ये 2020 के बाद का एक फैसिलिटेशन दी गई थी, क्योंकि ये बिज़नेस बहुत मुतासर हुआ था। तो ये जो 10 साल की है, ये एक नई चीज़ है जी। सो अगेन ये भी बहुत रिमोट चांसेस हैं कि एग्जामिनर पीआईए का स्पेसिफिकली आपको थ्योरेटिकली पूछ सकता है, न्यूमेरिकल तो नहीं बन सकता, कंपनी का क्वेश्चन नहीं आ सकता आपको न्यूमेरिकल फॉर्मेट में। ओके जी, सो लॉसेस डन। इसके बाद आ जाता है टैक्स क्रेडिट्स। टैक्स क्रेडिट्स में जो हमारे पास टैक्स क्रेडिट्स हैं अंडर पार्ट 10 चैप्टर 3, इसमें एक सेक्शन 65F है। सेक्शन 65F टैक्स क्रेडिट फॉर सर्टेन पर्सनस। टैक्स क्रेडिट फॉर सर्टेन पर्सनस जो है, इसमें बस एक मामूली सा इजाफा है। वो ये कि यहाँ पे आप देखें, जो आपका टैक्स पेबल होता था उसके ऊपर 100% आपको टैक्स क्रेडिट मिल जाता था। ठीक है, जितना भी आपने इनकम कमाया है वो सारे का सारा उसके ऊपर जो टैक्स बन रहा है उसके ऊपर आपको टैक्स क्रेडिट मिल जाता है, यानी आपने कोई टैक्स अदा नहीं करना। अब यहाँ पे एक क्लैरिफिकेशन ऐड की है टैक्स लॉ ने। वो अगर आपके पास मेरी बुक होगी तो उसमें आपको ये जो स्लाइड है, इस स्लाइड के नीचे वो डिटेल है। और उस बुक में, इस स्लाइड्स के नीचे डिटेल्स जो हमने मेंशन की हुई हैं, यहाँ पे ये जो मैंने येलो में हाईलाइट किया है, ये एक इजाफा है। और ये इजाफा क्या है कि दिस टैक्स क्रेडिट शैल बी रिस्ट्रिक्टेड टू दिस इनकम ओनली एंड वुड नॉट बी एक्सटेंडेड टू एनी अदर इनकम ऑफ द पर्सन। एग्जाम्पल, प्रॉफिट ऑन डायरेक्ट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। यानी कि कोल माइनिंग बिजनेस, ज़रा हम वापस आ जाते हैं अपनी स्लाइड के ऊपर, कि ये जो कोल माइनिंग बिजनेस कर रहा है बंदा, जो भी बिजनेस है वो, बंदा से मुराद पर्सन, जो भी पर्सन कोल माइनिंग बिजनेस करता है और वो कोयला सप्लाई करता है पावर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए, तो उसकी इनकम 100% उन्होंने कहा कि जी इसके ऊपर टैक्स क्रेडिट मिलेगा। लेकिन वो सिर्फ टैक्स क्रेडिट जो है वो रिस्ट्रिक्टेड है टू दिस इनकम। उसकी अगर कोई इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है, मतलब उसने बैंक में पैसे रखे हैं, वहाँ से उसको सूद मिलता है, तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के ऊपर टैक्स क्रेडिट नहीं मिल रहा, ये सिर्फ इस बिज़नेस तक रिस्ट्रिक्टेड है। अगेन दिस इज़ वेरी मच लाइकली टू बी टेस्टेड इन थ्योरेटिकल फॉर्मेट, क्योंकि अगेन कोल माइनिंग बिजनेस इतना बड़ा बिजनेस होता है कि वो कंपनी के स्टेटस रखता है। अच्छा जी, नेक्स्ट इज टैक्सेशन ऑफ इंडिविजुअल एंड एओपी। सो टैक्सेशन ऑफ इंडिविजुअल में कोई चेंज नहीं है। हाँ, अलबत्ता जो एसोसिएशन ऑफ पर्सन वाला एरिया है उसमें जो इंडिविजुअल एज मेंबर ऑफ एओपी है, यहाँ पे टैक्स लॉ ने हमें ये पता है कि जब एओपी अपने प्रॉफिट्स पे टैक्स दे देता है और फिर उसके बाद जो शेयर होता है पार्टनर्स को जो मिलता है वो एग्जाम फ्रॉम टैक्स होता है, अगर एओपी ने अपने प्रॉफिट्स पे टैक्स दे दिया हो। लेकिन यहाँ पे अब इन्होंने कहा कि अगर एओपी का टर्नओवर यानी उसके सेल्स 300 मिलियन से ज़्यादा हैं, तो फिर ऐसी सूरत में पार्टनर्स की इनकम को एग्जाम करने के लिए एक शर्त और ऐड कर दी गई। सो पहली शर्त क्या है कि एक तो 300 मिलियन से ज़्यादा अगर तो टर्नओवर सेल उसकी ज़्यादा है एसोसिएशन ऑफ पर्सन की, तो फिर एसोसिएशन ऑफ पर्सन ने क्या करना है कि उसने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑडिट करवाना है। किससे? फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट से या फर्म ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट से। ठीक है। सो ऑडिट की एक शर्त ऐड हो गई है। इसमें एक चीज़ ध्यान से देखनी है आपने कि ये 300 मिलियन जो है ये किस साल के लिए उन्होंने कहा कि आपका सेल हो, और मोर ड्यूरिंग टैक्स ईयर और एनी ऑफ द प्रीसीडिंग टैक्स ईयर्स। तो इसका मतलब ये है कि अब आपको ये, अगर फ़र्ज़ करें कि इस साल में आपकी सेल 300 मिलियन से ज़्यादा नहीं भी है लेकिन पिछले किसी साल में थी, तो भी आप इस कैटेगरी में आ जाएंगे और आपको अपने ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देने होंगे। तब पार्टनर की इनकम जो है वो एग्जाम फ्रॉम टैक्स होगी। कौन सी इनकम? यानी कि जो एसोसिएशन ऑफ पर्सन अपने प्रॉफिट्स पे टैक्स दे देगा और फिर उसके बाद अपने प्रॉफिट्स को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेगा, तो पार्टनर के लिए वो प्रॉफिट एग्जाम फ्रॉम टैक्स होगा अगर उसने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, एओपी ने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑडिट करवाया होगा। ठीक है। सो दिस वाज द ओनली चेंज इन एसोसिएशन ऑफ पर्सन। अब आ जाते हैं इस तरह इनकम टैक्स के थ्योरी वाले चैप्टर्स के ऊपर। सो इसमें रिटर्न्स वाले चैप्टर में एक चेंज है, और वो क्या है कि पर्सनस हु आर लायबल टू फाइल टैक्स रिटर्न। सो अगेन इस स्लाइड के ऊपर तो वो चेंज विजिबल नहीं है, लेकिन आपको, अगर आपके पास बुक आप यूज़ कर रहे हो तो उस बुक में आपने इसी स्लाइड के ऊपर जाना है, पर्सनस लायबल टू फाइल टैक्स रिटर्न। और इसमें जो चेंज है वो क्या है जी? वो चेंज ये है कि यहाँ पे एक हेडिंग है कि अगर आप अपना
टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते हो, तो यहाँ पे कुछ पावर्स दिए गए हैं, पावर्स टू एनफोर्स फाइलिंग ऑफ रिटर्न, कि आपसे ज़बरदस्ती रिटर्न फाइल करवाई जाए। और उसमें यहाँ पे एक पॉइंट ऐड किया गया है कि आपके फॉरेन ट्रैवल्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शन होगी, यानी आप मुल्क से बाहर नहीं जा सकेंगे, लेकिन आप मुल्क से बाहर जा सकेंगे अगर आप ये जो 6 टिक मार्क्स लगे हुए हैं, 5 टिक मार्क्स, अगर इनमें से कोई है। यानी कि अगर आपके पास नाइकॉप है, यानी नेशनल आइडेंटिटी कार्ड फॉर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़, या फिर आप माइनर हो, या फिर आप कोई स्टूडेंट हो, या फिर आप कोई हाज और उम्रा के लिए जा रहे हो, या फिर एफबीआर नोटिफाई कर दे कि जी इस शख्स को जाने दो। तो अगर आपने रिटर्न ऑफ इनकम जो है वो फ़ाइल नहीं किया है, तो उसकी उस आपको मजबूर करने के लिए कि आप अपना रिटर्न ऑफ इनकम फ़ाइल करो, तो ये एक मज़ीद पावर ऐड की है। उससे पहले सिर्फ ये था कि आपके सिम को ब्लॉक कर दिया जाए, या आपका बिजली और गैस का कनेक्शन जो है वो ख़त्म कर दिया जाए। ठीक है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट जो चेंज है इसी रिटर्न्स वाले ही चैप्टर में, दैट इज़ फाइलिंग ऑफ वेल्थ स्टेटमेंट। और फाइलिंग ऑफ वेल्थ स्टेटमेंट में अगेन आपने वो बुक वाले नोट्स पे जाना है, और वहाँ पे सिर्फ पहले वेल्थ स्टेटमेंट में ये नहीं लिखा होता था कि आपने फॉरेन एसेट्स और फॉरेन लाइबिलिटीज़ भी बतानी है। तो अब आपकी वेल्थ स्टेटमेंट में आपके फॉरेन एसेट्स और फॉरेन लाइबिलिटीज़ ये वर्ड्स जो हैं ब्रैकेट्स के अंदर ऐड कर दिए गए हैं इस चैप्टर में। बस इस टॉपिक में सिर्फ यही चेंज है। अच्छा जी, वापस आ जाते हैं। लास्ट चेंजेस इन डिसकंटिन्यूएंस ऑफ बिजनेस। अगर आप अपना बिजनेस डिसकंटिन्यू कर रहे हैं, बिजनेस ख़त्म कर रहे हैं, तो इस स्लाइड के नीचे जो नोट्स हैं उसको आप देखेंगे। इसमें क्या लिखा है जी? इसमें अगेन लिखा ये है कि जब आप अपना बिज़नेस क्लोज़ कर रहे हैं, तो आपकी ज़ाहिर है अपनी अपनी एक फ़ाइनल टैक्स रिटर्न भी तो देनी है कि जनाब मेरी अब ये इनकम है, जब मैं अपना कारोबार क्लोज़ कर रहा हूँ, इसके ऊपर ये टैक्स बनता है, ये आप पैसे टैक्स के ले लें। अब यहाँ पे इन्होंने एक पॉइंट लास्ट में ऐड ये किया है कि अगर आपकी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट हो रही है, यानी जो टैक्स का ऑफिसर है, कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू, वो अगर आपकी असेसमेंट कर रहा है, तो वो असेसमेंट करते हुए सेक्टोरल बेंचमार्क रेशियोज़ को यूज़ कर सकता है। और सेक्टोरल बेंचमार्क रेशियोज़ क्या होते हैं, ये हमें मालूम है कि वो बेसिकली कुछ ऐसे परसेंटेजेस होते हैं जो उस बिज़नेस का नॉर्म होते हैं, और उनको फिर इस्तेमाल किया जाता है आपकी इनकम की रिलायबिलिटी को टेस्ट करने के लिए कि क्या इसने वाकई ये सही बता रहा है। फॉर एग्जांपल अगर वो एक स्पिनिंग बिज़नेस है, लेट्स से टेक्सटाइल बिज़नेस है, तो आपको सेक्टोरल बेंचमार्क रेशियो से मुराद ये होगा कि कोई परसेंटेज होती होगी ना प्रोडक्शन की, कि इतना कॉटन यूज़ करो तो इतना धागा बनता है। तो वो ये एक सेक्टोरल बेंचमार्क रेशियो होगी जो आप देखेंगे कि टेक्सटाइल के अंदर तो ये परसेंटेज होती है। और आप इस बिज़नेस वाले से पूछें कि हाँ भाई तुमने प्रोडक्शन कितना किया है और फिर सेल कितना किया है, तो उन रेशियोज़ का सहारा लेके आपकी एक्यूरेसी ऑफ इंफॉर्मेशन को टेस्ट किया जा सकता है। ठीक हो गया जी। सो दिस वाज अबाउट द चैप्टर ऑफ रिटर्न्स। वापस आते हैं जी। नेक्स्ट जो चेंज है दैट इज़ इन अपील्स रेफरेंसेस पिटिशंस। इसमें तो काफ़ी सारी चेंज है, और इसमें जो काफ़ी सारी चेंज है उसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं ये अपील्स एंड सर्कमस्टांसेस गिविंग राइज टू अपील्स। ना ये इसमें बहुत एक मेन चेंज ये है कि पहले आप अगर कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के किसी फ़ैसले से, कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू के किसी फ़ैसले से नाराज़ हो, या आप समझते हो कि मेरे साथ ज़्यादती हुई है, तो आप सीधे कहाँ चले जाते थे पहले? कमिश्नर अपील्स के पास। लेकिन अब इन्होंने एक मॉनेटरी लिमिट ऐड कर दी है कि अगर तो आपका केस 20 मिलियन तक का है तो फिर तो आप कमिश्नर के पास आओ, और अगर 20 मिलियन से ज़्यादा का है तो फिर किधर चले जाओ? एपेलेट ट्रिब्यूनल के पास। ठीक है जी। पहले क्या होता था, पहले आपको लाजमी है, चाहे आपका 300 मिलियन का भी केस है, तो भी आप पहले कमिश्नर अपील्स के पास आते थे और उसके बाद एपेलेट ट्रिब्यूनल के पास आते थे। ना अब इन्होंने एक ये जो मॉनेटरी लिमिट्स बताई हैं, इसको इन्होंने कहा कि ये क्या है, दिस इसका इन्होंने एक नाम रखा है, एंड दैट इज़ कॉल्ड पेक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन। पेक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन का मतलब ये है कि अब आपको पहले ये देखना है कि मेरा केस जो है टैक्स का वो कितनी अमाउंट का है। अगर तो 20 मिलियन तक है तो कमिश्नर अपील्स के पास आएंगे। अगर यहाँ से आप खुश नहीं होते तो फिर आप सीधे हाई कोर्ट चले जाओगे, ट्राइब्यूनल के पास नहीं आओगे। और अगर आपका केस 20 मिलियन से ज़्यादा का है तो आप सीधे ट्राइब्यूनल चले जाओगे, और ट्राइब्यूनल से भी अगर खुश नहीं होते आप तो फिर आप हाई कोर्ट चले जाओगे। ठीक है जी। तो पहले हम क्या करते थे, कमिश्नर अपील्स के पास लाजमी है जाओ, फिर उसके बाद ट्राइब्यूनल के पास लाजमी है जाओ, फिर हाई कोर्ट के पास जाओ।
अब इन्होंने इसको थोड़ा सा अपील के, क्योंकि अपील्स में टाइम ज़्यादा लगता है, उससे ये है कि जो पैसे रिकवर होने हैं टैक्स पेयर से उसमें टाइम ज़्यादा लग जाता है, तो उस टाइम को इन्होंने शॉर्ट किया कि बाईपास कर दो जी कमिश्नर अपील्स को और आप सीधे ट्राइब्यूनल के पास चले जाओ और कमिश्नर अपील से फिर डायरेक्टली हाई कोर्ट चले जाओ। ठीक है, सो ट्राइब्यूनल विल ओनली सी द केसेस जो कि 20 मिलियन से ज़्यादा के होंगे। नाउ इसके बाद फिर आखिरी फोरम तो सुप्रीम कोर्ट ही है, वहाँ पे आप जाएंगे। और अगर आप इस सारे प्रोसेस के अंदर कहीं भी समझते हैं कि यार मैं ये टैक्स वाले मेरी बात नहीं समझ रहे, तो आप ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी इनके पास अपना मामला लेकर जा सकते हैं। और एडीआरसी में डेफिनेटली अभी हम आगे देखेंगे कि उसके अंदर कौन लोग होते हैं कि जिस वजह से ये एक बेहतर टैक्स पेयर समझ सकता है कि मेरे लिए ये एक बेहतर फोरम हो सकता है अपनी गुजारिशात पेश करने का। अच्छा जी, सो जो अपील है टू द कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू, सॉरी कमिश्नर अपील्स, इसमें बस ये जो फ़ीस वाली अमाउंट्स हैं, बहुत कम चांसेस हैं कि आई कैप इस तरह से आपसे पूछे कि फ़ीस में क्या चेंज है। सो ये प्रेस्क्राइब फ़ीस जो हैं ये चेंज की हैं थोड़ी सी, इसको एक दफ़ा बस आप देख लें तो। और इसके अलावा बाकी कमिश्नर अपील्स के केस में वो जो पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन मैंने वाली बात बताई है उसके अलावा कोई और चेंज नहीं है। इसी तरह जो ट्राइब्यूनल के पास आप जाते हैं, अपील बिफोर एपलेट ट्राइब्यूनल, नाउ इस केस में भी अ, आपके पास जो थोड़ी बहुत चेंजेस हैं वो फीस की हैं। इसी तरह जो मेंबर हैं ट्राइब्यूनल्स के कौन कौन हो सकता है एपलेट ट्राइब्यूनल का मेंबर, सो मेंबर्स में कुछ चेंजेस हैं। मैं इस सारे को अब रीड आउट नहीं कर रहा, बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं। इसी तरह जो पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन वाली बात बताई वो आपने जहन में रखनी है। बाकी इस टेबल में समराइज हुआ है, आई विल नॉट रीड दिस आउट ऑल ऑफ इट, इसको पढ़ के आप समझ सकते हैं, सिंप्लीफाइड टेबल है। अच्छा जी, सो इसके बाद जो नेक्स्ट है दैट इज़ योर रेफरेंस बिफोर द हाई कोर्ट। नाउ यहाँ पे अब एक जो चेंज इन्होंने किया, पहले सिर्फ क्वेश्चन ऑफ लॉ होता था जो आप लेकर जा सकते थे हाई कोर्ट में। अब इन्होंने कहा जी कि मिक्स क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट ये भी आप लेकर जा सकते हैं हाई कोर्ट में। इसमें जो पॉइंट है समझने का कि ये क्वेश्चन ऑफ लॉ क्या होता है और क्वेश्चन ऑफ फैक्ट क्या होता है। क्वेश्चन ऑफ लॉ ये होता है कि जहाँ पे आपको किसी एविडेंस की ज़रूरत नहीं होती, यू डोंट नीड एनी एविडेंस, बस कानून की ही इंटरप्रिटेशन रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन ऑफ फैक्ट ये होता है कि जहाँ पे आपको एविडेंस भी एक्स्ट्रा कुछ एविडेंस की भी ज़रूरत होती है केस का फैसला करने के लिए। फॉर एग्जांपल एक आदमी कहता है जी कि मेरा जी ये जो बच्चा है ये माइनर है, तो इसकी जो इनकम है वो जी चूँकि माइनर है तो इसलिए इसकी इनकम के ऊपर टैक्स नहीं होना चाहिए बल्कि इसको पेरेंट्स की इनकम में ऐड होना चाहिए ना। अब अगर इस चीज़ के ऊपर इख्तलाफ है तो इसका एविडेंस क्या होगा, ज़ाहिर है बर्थ सर्टिफिकेट आप देखेंगे, तो इसका मतलब एक एविडेंस आपको चाहिए है ये फैसला करने के लिए कि क्या ये बच्चा जो है माइनर है या नहीं है। नाउ दिस विल बी कॉल्ड अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, कि आपको भाई ये फैक्ट पहले जानना है कि क्या ये वाकई माइनर है या नहीं है। ठीक है, लेकिन बाद सिचुएशन ऐसी थी जहाँ पे जो क्वेश्चन ऑफ लॉ और क्वेश्चन ऑफ फैक्ट मिक्स अप हो रहा होता है, आपको समझ नहीं आती कि यार ये क्वेश्चन ऑफ लॉ पूछा जा रहा है इस मुकदमे में या क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है। फॉर एग्जांपल एक लॉयर है, वो एक कंपनी के साथ काम करता है और कंपनी के साथ उसका एक एग्रीमेंट है। नाउ कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू कहता है जी कि आपके जो टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट हैं इसके साथ, उससे तो आप एम्प्लॉय बनते हैं, इसलिए आपको जो पैसे कंपनी से मिल रहे हैं उसको हम सैलरी इनकम मानेंगे और सैलरीड पर्सन वाला टैक्स लगाएंगे आप पे। ना जो टैक्स पेयर है, फॉर एग्जांपल ये लॉयर है, वो कहता है नहीं जी मेरा तो एग्रीमेंट इसके साथ और तरह का है, ये मेरी बिजनेस इनकम है, ये मेरा क्लाइंट है और ये मेरी बिजनेस इनकम है। ना अब ये मिक्स क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, लॉ एंड फैक्ट बन जाता है कि अब जो हाई कोर्ट है उसमें आप जाके वो एग्रीमेंट भी डिस्कस करेंगे कि एग्रीमेंट की टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं और किस तरह की सर्विसेज देनी है, किस तरह के टाइमिंग्स फॉलो करने हैं वगैरह वगैरह। तो एक तो यहाँ पे ये इजाफा हो गया कि मिक्स क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट ये भी हाई कोर्ट के पास लाया जा सकता है। बाकी कुछ सिंपल डिटेल्स हैं, इसको तफसील में मैं रीड आउट नहीं करूँगा। जो चीज़ मैं दोबारा से एक्सप्लेन करूँगा दैट इज़ अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी। इसमें भी कुछ चेंजेस हैं, तो मैंने सोचा कि बजाय इसके कि मैं एक एक करके चेंज बताऊं तो मैं ये पूरा प्रोसेस ही इसको रिपीट कर देता हूँ। सो जो भी बंदा एग्रीव्ड होता है इस सारे जुडिशल सिस्टम से कि उसकी कंप्लेंट को नहीं सुना जा रहा है या उसकी बात लोगों को समझ नहीं आ रही, तो वो फिर अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी बनवा सकता है अपने लिए। और वो किसको दरख्वास्त देता है, एफबीआर को। ना ज़रूरी है कि वो जो एग्रीव पर्सन है, एग्रीव पर्सन जो है वो ज़रूरी है कि उसके ख़िलाफ़ कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स ना हो रही हूँ
और ये ज़रूरी है कि कोई हार्डशिप हो, कोई उसके साथ ज़्यादती हो रही हो, और टैक्स की जो लाइबिलिटी है 50 मिलियन, यानी कि कोई बड़ा टैक्स का मामला है, हमें छोटा मोटा बंदा जाके नहीं कह सकता जी मेरे लिए ADRC बना दें आप। ठीक है, सो 50 मिलियन से ज़्यादा का टैक्स का मामला हो, कोई रिफंड की एडमिसिबिलिटी का इशू हो, एक्सटेंट ऑफ वेवर ऑफ DS इज़ एब्रीविएशन ऑफ डिफ़ॉल्ट सरचार्ज और पेनल्टी, टैक्स पेयर कह रहा हो जी कि मेरे पे डिफ़ॉल्ट सरचार्ज नहीं बनता या मुझे इसके ऊपर माफ़ी दी जाए वगैरह वगैरह, अदर स्पेसिफिक रिलीफ टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट। नाउ दिस इज़ स्टेरिक जो लिखा है, जो 50 मिलियन वाली जो बात हुई है यहाँ पे, ये एप्लीकेबल नहीं है ऑन SOE। SOE इज़ एब्रीविएशन ऑफ स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज, यानी कि जो स्टेट ऑर्गन्स हैं, जो हुकूमत की मिल्कियत में कंपनीज या अथॉरिटीज़ या कोई भी बिजनेसेस चल रहे हैं, फॉर एग्जांपल यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन है, फॉर एग्जांपल PIA है, ये स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं, तो उनके लिए ये लिमिट जो है वो कहा कि ये एप्लीकेबल नहीं है उनके लिए। अच्छा जी, आप एप्लीकेशन दे दें FBR को और FBR से कहें कि ADRC बना दो, और अपनी एप्लीकेशन में आप मेंशन करें ये वाली चीज़ें सारी की सारी कि जनाब मेरा डिस्प्यूट क्या है, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे लिए ADRC बनाई जाए, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी, और आप इनिशियल प्रपोजल भी देंगे कि मैं कितने पैसों पे राज़ी हो जाऊँगा कि हम मेरा और FBR का डिस्प्यूट ख़त्म हो जाए, और अगर आप SOE हैं तो फिर आप अपने जितने भी केसेस हैं वो भी विड्रॉ करेंगे, यानी कि अगर आप केसेस से मुराद ये कि अगर आपने ट्रिब्यूनल में केस किया हुआ है तो आप अपना केस पहले वो विड्रॉ करें और इधर फिर अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए दरख्वास्त दे दें। नाउ FBR जो है वो 15 दिन में ADRC बना देगा, और ADRC का जो कोई चेयरमैन भी होगा और चीफ कमिश्नर भी उसका मेंबर होगा, और एक बंदा जो है वो नॉमिनेट कौन करेगा, टैक्स पेयर खुद बताएगा जनाब इनमें से किसी एक बंदे को भी बीच में ले आओ, ये कोई मेरी बात समझने वाला आदमी लगता है, तो वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकता है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट और एडवोकेट, लेकिन उनका 10 साल का टैक्स का प्रैक्टिस का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसी तरह कोई रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट हो सकता है, या कोई रिप्यूटेबल बिजनेसमैन हो जिसको नॉमिनेट किया हो चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ ने। ना जनाब, FBR जो है ये बात किसको बता देगा, टैक्स पेयर को भी, कमिश्नर साहब को भी, उसके बाद ट्राइब्यूनल को भी, या अगर कोर्ट में है केस तो अदालत को भी, कि जनाब हमने ADRC बना दिया है, और जो है जो टैक्स रिकवरी है वो रुक जाएगी, कोई टैक्स पेयर के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि ADRC या तो अपना फ़ैसला करे या फिर ADRC फ़ैसला ना कर सके और वो डिज़ोल्व हो जाए उस वक्त तक। अच्छा जी, अब ADRC के पास केस आ गया तो वो इंक्वायरी करे, एक्सपर्ट ओपिनियन ले, ऑडिट करे, जो चाहे वो करे, और अपने ओपिनियंस फॉर्म करे। 45 दिन का टाइम उनको दिया गया है, लेकिन मज़ीद 15 दिन भी लिए जा सकते हैं, लेकिन उसकी रीज़न भी साथ रिकॉर्ड करनी पड़ेगी इन राइटिंग के हमने 15 दिन इजाफी क्यों लिए हैं। डिसीजन मेजॉरिटी से होगा ADRC का, यानी ये जो लोग हैं ये मेजॉरिटी का जो फ़ैसला होगा वही माना जाएगा, और ये जो फ़ैसला है ये कमिश्नर पे भी बाइंडिंग होगा, अगर कमिश्नर जो है वो अपनी सारी दरख्वास्तें और अपीलें बाकी एपेलेट फोरम से वापस ले लेता है तो। ना अगर डिसीजन नहीं हुआ 60 दिन में, यानी ये टोटल 60 दिन ही बनते हैं, अगर 60 डेज़ में डिसीजन नहीं होगा तो फिर ADRC ऑटोमेटिकली डिज़ोल्व हो जाएगा, और FBR जो है वो कम्युनिकेट कर देगा कि जनाब ADRC डिज़ोल्व हो गया है। ये कम्युनिकेट वो किसको करेगा, इन सब लोगों को, और फिर डिसीजन जो है वो इसके ऊपर 90 दिन के अंदर अंदर जो भी जहाँ पे केस चल रहा था आप 90 डेज़ में आपका फैसला कर दिया जाएगा। सो ADRC इज़ एक्चुअली अ फोरम जहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट फ्लेवर मिल जाता है आपको अपनी सुनवाई का, और आपको एक उम्मीद बनती है कि जनाब ये मैं कोई डिफरेंट लोग हैं, कोई सिर्फ टैक्स या FBR के एम्प्लॉयज़ नहीं है जिनसे मैं बात कर रहा हूँ, ये कुछ ऐसे लोग हैं जो बिजनेसमैन भी हो सकता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकता है, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट हो सकता है, एडवोकेट हो सकता है, क्योंकि आप समझते हैं कि ये दूसरी साइड के लोग हैं, ये ज़रा मेरी बात को ज़्यादा बेहतर अंडरस्टैंड करेंगे। ओके, सो दिस वाज अबाउट ADRC। अच्छा जी, अब हम देखते हैं सेल्स टैक्स। सेल्स टैक्स में जो हमारे पास चेंज है वो अगर आप इस स्लाइड के ऊपर हों और आप मेरी जो बुक है उसमें नोट्स देखें तो उसमें एक इनपुट टैक्स की डेफिनेशन में एक चीज़ ऐड की गई है, और वो क्या है, प्रोविंशियल सेल्स टैक्स। प्रोविंशियल सेल्स टैक्स, अब इसमें आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि जो टैक्स सेल्स टैक्स होता है ना, जब आप कोई चीज़ सेल करते हो तो हो सकता है आप गुड्स सेल करते हो, लेकिन अगर आप
ख़रीदार हो सर्विसेज के भी, तो फिर सर्विसेज के ऊपर सेल्स टैक्स जो है वो तो प्रोविंसेस के लॉ के मुताबिक होता है। ठीक है, सो व्हाट यू नीड टू नो फर्स्ट इज़ कि जनाब जो सेल्स टैक्स है वो गुड्स पे भी होता है और सर्विसेज पे भी होता है। आपके सिलेबस में सिर्फ गुड्स वाला है। सर्विसेज पंजाब का अलहदा लॉ है, बलूचिस्तान का अलहदा है, सिंध का अलहदा है, केपीके का अलहदा है और इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी का अलहदा है। तो पांच अलहदा अलहदा अपने अपने जुरिस्डिक्शन के सर्विसेज के ऊपर सेल्स टैक्स के लॉज हैं। तो अगर आप गुड्स सेल करते हो तो इसका मतलब आपका आउटपुट टैक्स तो वो बनेगा जो गुड्स वाला है, यानी सेल्स टैक्स एक्ट 1990 जो आपके सिलेबस में है। लेकिन अगर आप ख़रीदार, अगर आप परचेज़ करते हो सर्विसेज भी, तो फिर आपका इनपुट टैक्स जो है वो सिर्फ गुड्स का ही नहीं होगा बल्कि सर्विसेज का भी होगा। फॉर एग्जांपल जैसे गारमेंट बिजनेस है, फॉर एग्जांपल बोनांजा है, जे डॉट है, आप उनसे क्या ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो वो कोरियर सर्विसेज लेते हैं। अब कोरियर जो सर्विस है वो सर्विसेज हैं, तो इसका मतलब ये है कि इनपुट टैक्स में एक ऐसा टैक्स भी आएगा जो सर्विसेज का होगा। और वो सेल एक्चुअली क्या कर रहे हैं, गुड्स सप्लाई कर रहे हैं। जे डॉट क्या कर रहा है, बोनांजा क्या कर रहा है, लेवाइस क्या कर रहा है, गुड्स बेच रहा है ना। तो गुड्स बेच रहा है लेकिन सर्विसेज का सेल्स टैक्स भी आ रहा है। तो अब इन्होंने जो इनपुट टैक्स का जो डेफिनेशन है उसमें कहा जी कि जो प्रोविंशियल सेल्स टैक्स है वो भी इनपुट टैक्स के तौर पे क्लेम हो सकता है, लेकिन जिन सर्विसेज के ऊपर एफबीआर ने मना कर दिया होगा बाय नोटिफिकेशन, उनके ऊपर इनपुट टैक्स नहीं क्लेम किया जा सकता। तो एफबीआर ने किन सर्विसेज को मना किया ये आपके सिलेबस में नहीं है। इसका मतलब है कि एग्जामिनर आपको सवाल में अगर ऐसी सिचुएशन होगी तो बताएगा कि जनाब इस सर्विस का इनपुट टैक्स नहीं ले सकते। दूसरी जो चेंज है दैट इज़ अबाउट टाइम ऑफ सप्लाई। टाइम ऑफ सप्लाई में पहले क्या था जी, टाइम ऑफ सप्लाई में ये था कि अ, आप जब गुड्स डिलीवर कर देते थे या मेड अवेलेबल कर देते थे वो टाइम ऑफ सप्लाई माना जाता था। लेकिन अभी पेमेंट रिसीव्ड को भी कह दिया कि जनाब ये भी जो है वो टाइम ऑफ सप्लाई है। विच इनमें से जो अर्लियर है, इनमें से जो अर्ली है, चाहे पैसे मिल जाए पहले आपको या आप गुड्स मेड अवेलेबल कर दें या डिलीवर कर दें, इनमें से जो पहले होगा वो अर्लीस्ट ऑफ इट विल बी ट्रीटेड एज योर टाइम ऑफ सप्लाई। ना इसी से लिंक्ड एक चेंज है और वो किस में है जी, वो है टाइम ऑफ क्लेम ऑफ इनपुट टैक्स। और उसके लिए आपको जाना पड़ेगा कहाँ पे, अगेन इसी स्लाइड के ऊपर ही रहना है आपने। और इस स्लाइड के नीचे, यानी ये वाली जो स्लाइड है इसके नीचे जो नोट्स हैं वहाँ पे आपको वो चेंज नज़र आएगा, एंड दैट इज़ दिस वन। कि अब चूंकि आपका जो इनपुट टैक्स है, सॉरी आउटपुट टैक्स है, सॉरी इनपुट टैक्स, वो आप क्लेम वो उस वक्त आप क्लेम कर सकते हो जब आपने एडवांस पेमेंट कर दी है। मैंने एक सामान ख़रीदा है, मैंने उसकी एडवांस पेमेंट की है, लेकिन अभी मेरे पास सामान डिलीवर नहीं हुआ। तो अगर सामान की पेमेंट कर दी तो इसका मतलब आउटपुट टैक्स तो अप्लाई हो गया, क्योंकि टाइम ऑफ सप्लाई की डेफिनेशन चेंज हो गई है। पेमेंट जो जो ही फ़र्ज़ करें कि इसको इस तरह से समझें कि लेट्स से ए इज़ द सेलर एंड बी इज़ द बायर। तो बी के लिए इनपुट टैक्स होगा ना, और ए के लिए आउटपुट टैक्स होगा। तो ए के लिए इसलिए आउटपुट टैक्स होगा क्योंकि टाइम ऑफ सप्लाई उन्होंने कह दिया कि पैसे अगर मिल गए भाई तो सप्लाई हो गई, टाइम ऑफ सप्लाई हो गया। तो अब इसने इनपुट टैक्स लेना है। इनपुट टैक्स कैसे लेगा, क्योंकि इसके पास तो अभी इनवॉइस ही नहीं है। अगर इनवॉइस नहीं है तो फिर इन्होंने कहा जी कि आप इनपुट टैक्स कैसे क्लेम करोगे। टू क्लेम इनपुट टैक्स ऑन एडवांस पेड, बायर मस्ट हैव एडवांस पेमेंट रिसीट विच इज़ टू बी यूज बाय द सेलर, विच इज़ टू बी इशूड बाय द सेलर एंड विल बी ट्रीटेड एज इक्विवेलेंट टू टैक्स इनवॉइस। इसी को ही टैक्स इनवॉइस का दर्जा दे दिया ताकि ये जो बी साहब हैं ये अपना इनपुट टैक्स आराम से क्लेम कर लें। अच्छा जी, नेक्स्ट इज़ जहाँ पे वैल्यू ऑफ सप्लाई की बात हो रही है इस बुक में, वहीं पे आप देखेंगे कि आपको एक वैल्यू ऑफ सप्लाई, यहाँ पे एक डेफिनेशन ऐड हुई है, एंड दैट डेफिनेशन इज़ ऑफ एसोसिएटेड पर्सन। तो एसोसिएटेड पर्सन जो है इसकी डेफिनेशन सेल्स टैक्स लॉ ने कहा जी कि अब वही होगी जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में लिखी हुई है। सो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में जो डेफिनेशन है एग्जैक्टली वही सेल्स टैक्स लॉ में लिख दिया कि जी सेक्शन 85 में जो भी लिखा है वही सेल्स टैक्स पर्पसेस के लिए भी एसोसिएट माना जाएगा। तो उसकी यहाँ पे ये तफसील एज इट इज़ ऐड हो गई है। वो ख़ास इसमें चेंज नहीं है। अगर आपका कोई क्वेश्चन होगा तो स्पेसिफिकली फिर आप कमेंट्स में पूछ लेना, वो फिर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कि एसोसिएट की डेफिनेशन में अगर आपको कोई इशू आ रहा है। अदरवाइज़ तो ये कॉन्सेप्ट इतना मुश्किल नहीं है। ओके जी, नेक्स्ट जो चेंज है हमारा दैट इज़
वापस आ जाते हैं ज़रा प्रेजेंटेशन पे। दैट इज़ इन डेबिट क्रेडिट नोट्स। अच्छा जी, सो डेबिट क्रेडिट नोट्स, ये इसमें आपको अगेन बुक पे रेफर, क्योंकि जो चेंज है वो नीचे स्लाइड के नीचे जो नोट्स हैं उसमें लिखी हुई है। एक प्रोविज़ो ऐड किया गया है और इसमें इन्होंने कहा कि सेलर टू obtain प्रायर अप्रूवल ऑफ द कमिश्नर टू प्रिपेयर credit note in case of cancellation of supplies or return of goods by an unregistered person. Regarding credit note for registered person, the procedure is unchanged. That is, buyer shall issue debit note first and seller can then claim such note as credit note. Now इसमें जो returns हैं, अगर आप sales return को understand करें, so let's say A ने sale किया और B ने purchase किया। अब ये transaction का evidence क्या होता है? Sales tax invoice। ठीक है जी, एस टी आई मैंने इसका एब्रीवेट कर दिया। अगर ये ट्रांजैक्शन रिवर्स हो जाए यानी सेल्स रिटर्न हो जाए, तो इसके लिए क्या है, ये परचेज रिटर्न, और इसके लिए क्या है, ये सेल्स रिटर्न। इसका एविडेंस क्या होता है? अगर तो ये रजिस्टर्ड पर्सन है और ये भी रजिस्टर्ड पर्सन है, तो ये अपने अपने डेबिट और क्रेडिट नोट इशू करते हैं। कौन सा नोट इशू होगा? जो मिस्टर ए करेगा बी के अकाउंट को अपनी किताब में। अपनी किताब में क्या करेगा? ज़ाहिर है, जब सेल किया था तो रिसीवेबल बुक किया था यानी डेबिट किया था बी के अकाउंट को, और जब सेल्स रिटर्न होगी तो क्या करेगा? बी के अकाउंट को अपनी किताब में क्रेडिट करेगा। तो ये क्या इशू करेगा? क्रेडिट नोट। और ये क्या इशू करेगा? जाहिर सी बात है, डेबिट नोट। ठीक है, क्योंकि अब ये ए के अकाउंट को अपनी बुक में डेबिट कर रहा है जब परचेज रिटर्न कर रहा है, तो ये डेबिट नोट इशू करेगा। अब अगर यहाँ पे इन्होंने कहा कि अगर ये बंदा रजिस्टर्ड नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि मिस्टर ए को ही क्रेडिट नोट इशू करना पड़ेगा ना। तो इस क्रेडिट नोट के इशू करने के लिए उन्होंने कहा कि जी आप क्या करें, कमिश्नर से परमिशन ले लें। अदरवाइज़ अगर दोनों रजिस्टर्ड हों तो फिर क्या होता था, ये डेबिट नोट इशू करता था और इसी को क्रेडिट नोट इसका मान लिया जाता था, वो इसको क्रेडिट नोट के तौर पे अपनी इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन पे क्लेम कर लेगा। लेकिन अगर जिसको बेचा था वही अनरजिस्टर्ड पर्सन है, तो फिर आप कमिश्नर से इजाज़त लेंगे और फिर ये क्रेडिट नोट ये वाला आप इशू कर लेंगे। ठीक हो गई। सो डेबिट क्रेडिट नोट में ये चेंज आ गया। नेक्स्ट चेंज इज़, वापस आते हैं, दैट इज़ इन फिफ्थ स्केड्यूल। फिफ्थ स्केड्यूल में एक चेंज है और वो चेंज क्या है जी, वो देख लेते हैं। सो वी हैव टू गो टू आवर एरो के ऑप्शंस। अच्छा जी, सो नाउ आई मूव टू सेल्स टैक्स स्केड्यूल्स। और इसमें जो फिफ्थ स्केड्यूल है, इसमें पॉइंट नंबर 3 और 4 ये नया ऐड किया गया है। ये पहले नहीं थे। इन पॉइंट्स को अब ऐड कर दिया गया है। सो देख लें, सिंपल से 2 पॉइंट्स हैं। इसका मतलब क्या है? फिफ्थ स्केड्यूल क्या होता है? ज़ीरो रेटेड। अगर आपने कोई सेल की है और वही स्केड इन में से कोई है तो फिर वो ज़ीरो रेटेड मानी जाएगी। अच्छा जी, नेक्स्ट इज़ इन द चैप्टर ऑफ रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन के चैप्टर में जो टॉपिक है हमारा, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है इसमें एक पॉइंट ऐड किया गया है, तो मैं बता देता हूँ कौन सा है। वो एक पॉइंट है जी, दिस वन। ये पॉइंट ई से ऑनवर्ड कि आपने आपने अगर कोई अपनी जब रजिस्ट्रेशन करवानी होती है, तो आपको क्या चाहिए होता है? एक जीपीएस फ़ोटो, यानी कि जियोग्राफिकल पोजीशनिंग सिस्टम जीपीएस टैग फ़ोटोग्राफ आप अपनी मशीनरी का देते हैं कि जनाब यहाँ पे मेरा बिज़नेस जो है वो इस्टेब्लिश हुआ हुआ है। और इसी तरह जो अगला पॉइंट ऐड किया गया है, दैट इज़ अगर आप इंडिविजुअल हो या एसोसिएशन हो, पर्सन हो, तो आपने अपनी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवानी है नादरा के ई सहूलत सेंटर पे जाके। वो फिर लिंक होगा बैक एंड में एफबीआर के सिस्टम के साथ जिसका नाम आयरस है, IRIS। तो आयरस के साथ वो लिंक्ड होगा और इस तरह से आपकी वो रजिस्ट्रेशन वगैरह कंप्लीट होगी। सो ये सिंपल एक प्रोसेस है जिसको यहाँ पे जो मैंने येलो में हाईलाइट किया है, ये कुछ नई चीज़ है। अच्छा जी, लास्ट वन इज़ अबाउट सम सेक्शंस जो कि आपको मिलेंगे। सो ये इस तरह की जो मेरी बुक में फ़ोटो है जिसमें ये एयरक्राफ्ट बना है और नीचे एक कोट है। सो अगर आप बुक पे जाओगे तो आपको वहाँ पे
इस फोटोग्राफ के नीचे तो ये कुछ सेक्शंस ऐड हुए हैं जी। सेक्शन 11D बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, सेक्शन 11E असेसमेंट ऑफ टैक्स रिकवरी और टैक्स नॉट लेविड और शॉर्ट लेविड, 11F फेलियर टू विद होल्ड सेल्स टैक्स, लिमिटेशन ऑफ असेसमेंट, लिमिटेशन ऑफ इशूइंग ऑर्डर्स इन सर्टेन केसेस। नाउ ये जो सेक्शंस हैं ये 11A पहले से था, ये जो लास्ट में है 11A पहले से था, लेकिन ये 11B और 11G 11F E D, सो ये जो मैंने येलो में हाईलाइट किए हैं ये नए ऐड किए गए हैं। तो अगर आपने इनकम टैक्स के कॉन्सेप्ट को पता है, आपको बेस्ट जजमेंट असेसमेंट क्या होती है या एरोनियस रिकवरी केस टैक्स कैलकुलेशन के केस में क्या होता है, विद होल्ड अगर आपने नहीं किया सेल्स टैक्स तो क्या होता है, ये सिर्फ थेरेटिकल चीज़ें हैं। इसको आपने एक दफ़ा पढ़ लेना है और आई आंसर ओनली योर कन्फ्यूज ऑन दिस, क्योंकि ये पढ़ के समझ में आने वाली चीज़ें हैं, तो मैं इसको सिर्फ रीड करके दोबारा से उर्दू में उसका तर्जमा करके नहीं बताना चाहता। तो अगर इसमें कोई कॉन्सेप्ट वाइज इशू होगा तो हम उसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है जी। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट चेंजेस। आई वेट फॉर योर क्वेश्चंस और फिर हम उस पर मज़ीद डिस्कशन कर लेंगे। कमेंट्स में बता दें आप अगर आपका कोई सवाल हो। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।